हाँ, 2023 में। उस समय आपका जो पेमेंट था, उस समय स्टार्टिंग पेमेंट कितना मिल रहा था उस टाइम? स्टार्टिंग इन हैंड 30,000 आ जा रहा था। 30 मतलब 30,000। अभी अभी इंक्रीमेंट लगने के बाद यदि आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो अभी आपके घर पे सबके पास मोबाइल होगा ही। जी आप यूट्यूब में अच्छे से अच्छे टीचर हैं, आप वहाँ से अच्छा कंटेंट जमा कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जी। सभी को नमस्कार, मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। तो हमारे बीच में आज एक कैंडिडेट है, रेलवे के में सेलेक्टेड हुई है। तो अपना सारा ये विवरण बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने प्रिपरेशन की और किस प्रकार से इनका फेज रहा CBT 1, उसके बाद इनका जो भी क्राइटेरिया था फिजिकल का, तो सारा अपना डिटेल बताएंगी। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बता दें हमारे श्रोतागण को, विद्यार्थीगण को, जितने भाई बंधु देख रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी सहायता हो कि हम भी आपके जैसा मेहनत करें और रेलवे में योगदान देने में सक्षम हो। मेरा नाम निशा रानी हुआ, मैं झारखंड हजारीबाग से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निशा रानी। तो सबसे पहले बात करेंगे आपसे, हम जानना चाहेंगे कि आप अभी रेलवे में कहाँ पर कार्य कर रही हैं और कब का ज्वाइनिंग है? अभी हम ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न में हैं और 2023 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ है। अच्छा, आसनसोल डिवीज़न और 2023 में इनका ज्वाइनिंग है। तो शुरू से डिटेल से कि आप जो ग्रुप डी के थ्रू गई या ग्रुप डी में RRB या RRC के थ्रू? RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है। ग्रुप डी का सिलेक्शन दो प्रकार से होता है, RRB भी लेती है और RRC भी लेती है। तो जो शुरुआत था आपका, इनिशियल था, किस प्रकार से था? RRC के थ्रू गई आप, उसके लिए क्या क्राइटेरिया बनाए, हमारे विद्यार्थीगण को बताएं। जैसे RRC ग्रुप डी का वैकेंसी 2019 में ही आया था जी। तो बीच में कोविड भी आ गया था। बीच में हम जितना दिन एग्ज़ाम तो डिले हो गया था, लेकिन बीच में हम मॉक लगाते रहे थे टेक्स्ट बुक से, क्योंकि बाहर कोचिंग जाने के लिए उतना सुविधा नहीं था। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपना टेस्ट सीरीज लगा रही थी। तो हमारे जितने भी विद्यार्थीगण अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनके लिए जो रहेगा कि सिलेबस अपना कंप्लीट करें। आप अपना किस प्रकार से क्राइटेरिया रखी थी? सबसे पहले तो सारा सिलेबस जितना है सभी कंप्लीट कर लेना है। मैथ है, रीजनिंग है, GS है, स्टैटिक GK भी कुछ होता है। तो सारा पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले, और जो पहले से एग्ज़ाम को कुछ तैयारी कर रहे हो तो मॉक लगाना स्टार्ट कर दे तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो कभी पढ़े नहीं है तो पहले सिलेबस कर ले, उसके बाद मॉक लगाए। जी, मॉक टेस्ट सीरीज का बात कर रही है, मतलब टेस्ट सीरीज आप लगाए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। अपना जो भी आप कंप्लीट किए हैं, जो सिलेबस है RRB का, रेलवे जो प्रोवाइड करवाई है, उसको आप अपना से करिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाई, जो ये बोल रही है। टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए? टेस्ट सीरीज से होता ये है कि जैसे हमको कभी कभी लगता है कि कोई टॉपिक मेरा कंप्लीट है, लेकिन टेस्ट लगाने के बाद पता चलता है कि उसमें कहाँ पे डॉट पर्सन है, वो ज़्यादा क्लियर होता है मॉक लगाने से। जी। तो CBT 1 जो आप एग्ज़ाम दिए होंगे रेलवे का, उसमें उसके पहले आप टेस्ट सीरीज जितना है आपका बनाएं आप अपने अनुसार। तो जब एग्ज़ाम सेंटर जा रहे थे CBT 1 देने के लिए, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बताएं और सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सेंटर यहीं लोकल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ा था, हजारीबाग में ही। ठीक है। और सेंटर में जाने से पहले क्या क्या क्राइटेरिया रहा था सेंटर का? ताकि बहुत सारे लोग हड़बड़ाते हैं कि सेंटर में बहुत सारा वो सुनने में आता है टाइट कर दिया गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा था। तो किस प्रकार से स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस अच्छा बने जा करके, जो लोग बाहर में ऐसे वैसे बोलते हैं? सबसे पहले यदि आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो आप घर पे यदि जितना ज़्यादा मॉक का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका हेजिटेशन दूर होता है। अच्छा। आप बैठने का कैपेसिटी बढ़ता है कि हम 1 घंटा 1.5 घंटा मॉक लगा रहे हैं, तो आपका सेंटर पे भी वो हेल्प करता है। और रही बात कि जो डर लगता है, तो आप जो टॉपिक आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, उसको एग्ज़ाम के पहले 2-3 पहले जो नोट्स बनाए हैं उसको खासकर ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि मेरा ये वीक पोर्शन है, उसको हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, पढ़ने मतलब लग रहा है कि ये वीकनेस आ रहा है, तो वहाँ पढ़ने से कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बताइए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, CBT 1 में आप कितना अटैम्प्ट लिए थे? CBT 1 में अटैम्प्ट लगभग 80+ किए थे। 80+ मतलब एक ही होता है CBT 1 कहने का मतलब हो गया। RRB RRC जो भी लेती है, ग्रुप डी में इनका सिलेक्शन है, तो अपना एक्सपीरियंस साझा कर रही है। तो एक ही एग्जाम होता है CBT 1, या बोलिए एक ही सिंगल फेज का एग्जाम होता है। उसके बाद आपका 80+ लगभग एक्यूरेसी था कि अटैम्प्ट था?
80+ हम अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरा 7 नेगेटिव गया था। अच्छा, तो आपका जो डिडक्ट होके काट करके कितना मार्क्स आया? 78 मार्क्स आए थे। 78 मार्क्स आया इनका, जो काट छाट के जो नेगेटिव हो करके 78 मार्क्स। तो वो आप कटअप जो आप देखे, जो कटअप आया, आप जो एग्ज़ाम दिए आरआरसी के थ्रू, उनका कटअप क्या रहा था? कट ऑफ सभी जोन का तो अलग अलग जाता है। जी, और आपका? हम कोलकाता से थे, वहाँ पे 75 गया था। 75 जनरल गया, कैटेगरी जनरल का। कैटेगरी का। जी। तो आप जनरल थे या ओबीसी से? हम ओबीसी थे, लेकिन जनरल से क्वालिफाई किए थे। 75 था जनरल का कट ऑफ जी। और 78 मार्क्स आया था। ठीक है, आगे उसमें बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और उत्पन्न हो रहा है कि अभी जितने लोग आरआरबी आरआरसी के थ्रू जो भी फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, अपना आप प्रिपरेशन में लगे हुए, तो बहुत बार देखने को ये मिलता है कि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने टाइम में कुछ मिस्टेक कर देते हैं और मॉडिफाई भी नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है और बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी कर दिए जाते हैं। या जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है वो जो दिया जाता है, वो जो आप फॉर्म में फिलअप करते हैं, उसी प्रकार से अगर BC1 है तो BC1 के अनुसार, 2 है तो 2 के अनुसार जनरल भर दिए, तो फिर आप कितनों पेपर लगा दीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट या ओबीसी, फिर आपको जनरल में ही रखा जाएगा अगर आप जनरल फॉर्म में फिलअप कर दिए UR। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। जो आप फॉर्म में फिलअप करते हैं, जनरल कैटेगरी से भरे हैं, तो आप ओबीसी रहते हुए भी आपको जनरल से ही वहाँ जनरल पे में ही दिया जाएगा सिलेक्शन। ना? हाँ जी। तो अच्छा, अगर BC1 और BC2 में भी यही प्रॉब्लम है, मतलब जो फॉर्म में भर रहे हैं वही आपको मिलेगा? हाँ, जो आप फॉर्म में भरे हैं, चाहे वो पोस्ट हो या फिर कैटेगरी हो। हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे मेरे विद्यार्थियों को, जो भी फॉर्म अगर मान लीजिए भर रहे हो या भर दिए होंगे, या मॉडिफाई का टाइम बचा होगा, या फिर नेक्स्ट में जो भी आगे एग्ज़ाम आने वाले होंगे उसमें भी रेलवे का फॉर्म भरेंगे बहुत लोग, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे विद्यार्थियों को, ताकि हड़बड़ी में ना भरे और बढ़िया से समझ के भरे? देखिए, अगर कैटेगरी का बात है तो यदि कोई जनरल है तो जनरल में ही भरेंगे, लेकिन ओबीसी है तो वो NCL सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या फिर सेंट्रल लेवल पे ओबीसी बनता है, वहाँ से बनवा के उसको फिर आप फॉर्म भरते समय डालिए। फॉर्म भरने के टाइम में क्या NCL आवश्यकता होता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई के समय? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय होता है, लेकिन भरने समय फॉर्म में पूछता है कैटेगरी। अच्छा, ठीक है, कैटेगरी पूछता होगा, BC1 है या BC2 है या UR है, ये सारा कंडी, या SC है या ST है। मतलब एक बहुत सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप रेलवे को हल्के में मत मापिएगा। फिर मॉडिफिकेशन का जो टाइम होता है उसके बाद आप चले, एग्ज़ाम के बाद बोलिएगा या मॉडिफिकेशन का टाइम ख़त्म हो गया फॉर्म फिलअप करने वाला, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, जो भर दिए वही हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा ये जानकारी था। उसके बाद जब आपका ग्रुप डी का रिटेन एग्ज़ाम होने के बाद आप क्वालिफाई हुई, तो क्वालिफाई होने के बाद आगे क्या प्रोसेस था वो बता दीजिए। एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद जैसे फिजिकल लड़का लड़की दोनों के लिए होता है। जी, क्या क्राइटेरिया था लड़का के लिए, लड़की के लिए? उसमें आपको 1 किलोमीटर रनिंग था, लड़की का टाइमिंग था 5 मिनट 40 सेकेंड। जी, तो भाई रनिंग आपका कंप्लीट हो गया था? हाँ, रनिंग कंप्लीट हो गया था। टाइम से कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ था? नहीं, रनिंग हो गया था क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिस। उसके बाद वेट वाला कितना का था आपका? और वेट 100 मीटर 20 केजी चलना था। 20 kg जी, 100 मीटर इनका 20 kg का था। उनमें कोई परेशानी आया क्या? परेशानी नहीं है, लेकिन उसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि वेट वहाँ खुद से उठाना पड़ता है आपको। खुद से उठाना पड़ता हाँ, है? और वो वेट बिना रखे आपको 100 मीटर कवर करना है 2 मिनट में। 2 मिनट में, आप लोग के लिए 2 मिनट था ना? तो अपना ये जानकारी साझा की यहाँ तक। तो क्या आपको रनिंग के टाइम में, फिजिकल के टाइम में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया जो वहाँ जा कर के लग रहा था कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा? प्रैक्टिस के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा। जैसे कि हम गांव में थे तो वहाँ पे ग्राउंड वगैरह अवेलेबल नहीं था। अच्छा। पक्की रोड में दौड़ने की वजह से पैर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। अच्छा। 1 महीना लगातार पक्की रोड में दौड़े थे। अच्छा। फिर पता चला था गांव में ही कि 5 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड है। अच्छा। तो फिर वहीं से हम ग्राउंड जाया करते थे। मतलब जाते जाते ही थक जाते थे, उसके बावजूद हम ग्राउंड जा करके रनिंग का प्रैक्टिस करते थे। तो रनिंग में कोई, आप यदि बहुत सुबह में उठते होंगे लड़की होके, उसमें किन्हीं का योगदान था, आपका गार्जियन का? हाँ, गार्जियन का तो योगदान था। जैसे पापा ले जाते थे कभी कभी हमको। अच्छा। कभी भाई छोड़ देता था गाड़ी से। अच्छा। उसके बाद हम रनिंग करते थे। या फिर सुबह सुबह हम जैसे उठते थे तो घर में खाना वगैरह
भाई बना देता था। तो हम रनिंग करने जाते थे। उसके बाद रनिंग से आने के बाद भी हमको स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय हम एज अ टीचर काम करते थे। अच्छा, स्कूल में टीचर भी, स्कूल में ये टीचर के रूप में भी पढ़ाती थी वहाँ पर जा करके और रनिंग करती थी सुबह में जाके। तो बहुत एक स्ट्रगल इनका है, बहुत अच्छा जानने को मिल रहा है। इस प्रकार से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक प्रेरणा के रूप में लीजिए। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप सेंटर पर गई अपना प्रिपरेशन करके, फिजिकल वाला, रनिंग का और वेट जो उठाने वाला था दोनों का, तो सेंटर में जाने से पहले क्या आपका शरीर में कुछ प्रॉब्लम ऐसा दिख रहा था कि शायद ये हमसे नहीं हो पाएगा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, मतलब कि हम चल तक नहीं पाते थे, ऐसा कंडीशन हो गया था पैर में। प्रैक्टिस के कारण? प्रैक्टिस के कारण, जी। क्योंकि हमको लगा था कि इस बार किसी भी हाल में हमको जॉब ले लेना है। अच्छा। और बहुत मेहनत से पीटी निकाले थे, और फिजिकल में यदि डिस्क्वालीफाई हो जाते तो खुद में ही खराब लग रहा था। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए, 2-3 महीना लगातार रनिंग कर दिए। इससे पैर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। मतलब हम सोच रहे थे कि इस बार रनिंग नहीं कर पाएंगे सेंटर पे। तो वहाँ पर जब सेंटर पर पहुँच गई तो कोई रिजर्व डे का ऐसा कंडीशन नहीं था वहाँ मिलने के बाद? वहाँ गए तो रिजर्व डे का था, लेकिन वो बोला कि क्योंकि आप कैंपस में एंट्री कर चुके हैं तो आपको अब रिजर्व डेट नहीं रखना पड़ेगा। वहीं पे वो मेडिकल के लिए डॉक्टर बुला दिया। अच्छा। और वो घुटना पे जो होता है आइस वगैरह लगा दिया। बोला कि कोई बात नहीं, आप दौड़ लीजिएगा, दौड़िए, क्योंकि थोड़ा बहुत चल पा रहे थे हम। अच्छा, चल पा रही थी, इसीलिए आपको रिजर्व डे नहीं मिला। लेकिन रिजर्व डे होता है। रिजर्व डे के लिए आपको क्राइटेरिया उनका जानना पड़ेगा, उसका अलग से देखिएगा आप, इसमें तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। तो रिजर्व डे मिलता है बहुत। अगर आपका पैर या कुछ हो गया ऐसा प्रैक्टिस के दौरान, तो आप जाके पहले कंसल्ट करिए जा करके, और अलग रिजर्व डे मिलेगा आपको, फिर आप आराम से दौड़ सकते हैं। तो आपका जो फाइनली है फिजिकल कंप्लीट हुआ, या कुछ उसमें प्रॉब्लम रहा लास्ट में भी? उसमें भी जैसे कि पैर बहुत ज़्यादा खराब था। आइस लगा के हम दौड़ तो लिए हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद जब दौड़ खत्म हुआ तो हम वहीं पे ग्राउंड में ही, मतलब कि जो बोलिए, गिर गए थे। अच्छा। उसके बाद हमको दोस्त लोग उठा के बाहर की थी ग्राउंड से। अच्छा, मतलब कंप्लीट होने के बाद, टाइमिंग से कंप्लीट होने के बाद ये गिर गई, पेन था तो गिर गई। उसके बाद इनके जो भी उनका वहाँ पर जो भी और लोग दौड़ रहे होंगे, इनके फ्रेंड्स लोग या कोई भी लोग वहाँ पर हेल्प किए इनका, तो इनको ग्राउंड से बाहर किया गया। और अपना ये बहुत अच्छा एक जो साझा कर रही है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ देखने को मिलता है। विद्यार्थीगण, आप भी प्रिपरेशन कर रेलवे, क्योंकि जॉब ही एक ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सभी को चाहिए, और इनको भी बहुत ज़रूरत था, आपको भी बहुत ज़रूरत है। तो बढ़िया से आप प्रिपरेशन करिए और देखिए इनका जो स्ट्रगल है, एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं, एक स्टोरी, एक इनका अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टोरी बन गया है। ठीक है। उसके बाद जो क्राइटेरिया रहा होगा, रिटन एग्जाम कंप्लीट कर ली, फिजिकल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद कोई लिस्ट बना या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैसे आप गई? फिर से रनिंग के बाद भी मेरिट लिस्ट आया था एक बार। और कितने लोग पास हुए उसमें? हाँ, उसमें भी क्योंकि मतलब बहुत को ऐसा भी हुआ कि दौड़ में सेलेक्ट होने के बाद भी मेरिट में नहीं बन पाया। नहीं आ पाया। ठीक है। बहुत अच्छा बात। उसके बाद बताइए। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल पे ही आया मैसेज वगैरह। अच्छा। वहीं पे मेल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और ज्वाइनिंग लेटर उसके बाद जो सबसे पहले मेल पे ही आया, उसके बाद बाई पोस्ट आया। ठीक है, हम ज्वाइनिंग लेटर तक चलते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बहुत सारा इंक्वायरी रहता है स्टूडेंट लोग को। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा पेपर महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, और ज़्यादा टाइम भी नहीं देता है आरआरबी। उसमें आपको जैसे कि फॉर्म जो भरे थे, उसमें जो फॉर्म भरे थे वो स्लिप होना चाहिए। अच्छा। फिर आपका पेट एग्ज़ाम हुआ था, उसका एडमिट कार्ड वगैरह। अच्छा। ओबीसी सर्टिफिकेट। और फिर मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोलता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से बना सकते हैं। जी। और फिर मतलब जो डॉक्यूमेंट आपका 10th 12th जिस लेवल का भरे हैं, तो वहाँ पे आपका बाय डेट ऑफ बर्थ और मैच करना चाहिए। हाँ, मतलब मैच करना, मैच तो ये बहुत कॉमन सा चीज़ है। मैच नहीं करेगा तो आपको वैसे ही वहाँ से फिर टाइम दे करके आपको बोलेगा उसको करवा के आइए, या तो बहुत लोग नहीं बोलता। लेकिन ये मतलब जितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप फिलअप किए हैं या जो डेटा आप दे रहे हैं फॉर्म भरते समय, वो ले जाना है, और जो उनका क्राइटेरिया है आरआरबी का, वो फॉलो करना होगा। नहीं तो नहीं करेंगे आप, दूसरा से तीसरा से अलग चीज़ बना लेते हैं, तो फिर वो टाइम बहुत सारा लोग टाइम देता है, बहुत बोर्ड में नहीं दिया जाता है, आपको फाइनली निकाल दिया जाता है। लेकिन बहुत समय में रिक्वेस्ट करने पर टाइम देता है। तो आपका पूरा जो पेपर था एक बार में ही क्लियर हो गया, मतलब जो भी पेपर था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब सही पाया गया? हाँ, सारा सही था। ठीक। उसके बाद मेडिकल कितना दिन के बाद हुआ? मेडिकल उसके बाद
1.5 महीना के बाद मेडिकल हो गया था। लेट हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हुआ, उसके बाद टाइम लिया मेडिकल होने में? उसके बाद मेडिकल के लिए टाइम लिया था। टाइम लिया था ना। मेडिकल हो जाने के बाद आपका मेडिकल में क्या क्या आपका हुआ? मेडिकल में वो पूरा शरीर का जांच कर रहा था, फिर आपका आँख का जांच कर रहा था जी। और क्या बोलते हैं, पैर वगैरह कुछ डैमेज वगैरह नहीं है। बोन्स का भी अच्छे से जांच एक्सरे करा टाइप था। हुआ, एक्सरे सब हुआ? हाँ, एक्सरे भी हुआ था। एक्सरे हुआ। और जब मेडिकल कंप्लीट हो गया तो ज्वाइनिंग लेटर कितना दिन के बाद आपका घर आया था? ज्वाइनिंग लेटर मेरा जैसे मेडिकल फरवरी में मेडिकल हुआ था, ठीक है। जुलाई तक ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। जुलाई तक मतलब दूसरा महीना फरवरी और चला गया जुलाई, 7वां महीना, तो 4-5 महीना कहीं ना कहीं लगा। तो वो ईमेल थ्रू आया था कि बाय पोस्ट आया? और मेल में मतलब कि पहले आया था जुलाई में। अच्छा। और बाई पोस्ट आपका सितंबर में आया। सितंबर में। उसमें भी क्या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कुछ पेपर देता है रेलवे? हाँ, रेलवे की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट रेलवे को चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो मेल में पहले ही भेज देता है कि आप ये डॉक्यूमेंट इसी फॉर्मेट में बना के लाएं। रेलवे का ही फॉर्मेट चलेगा। नहीं तो फिर आप वहाँ भी जब ज्वाइनिंग होता है तो वहाँ भी क्या आपका सारा पेपर चेक हुआ था? हाँ, वहाँ भी पेपर चेक हुआ था ज्वाइनिंग के टाइम भी। पूरा पेपर चेक हुआ फिर से जैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसी टाइम फिर से हुआ था। वहाँ कुछ प्रॉब्लम? मतलब मेडिकल के समय भी चेक हो रहा था और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस समय भी चेक हुआ। मेडिकल के समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो बॉडी चेक होता है पूरा? मेडिकल के समय मतलब वो एडमिट कार्ड देख रहा था, मतलब रेलवे का। हाँ, वो रेलवे का देखेगा। लेकिन पूरा जो पेपर आपका डॉक्यूमेंट जो बोल सकते हैं वो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में चेक होता है। और दूसरा आप देखेंगे तो जब ज्वाइनिंग होता है उस टाइम होता है। तो ज्वाइनिंग के टाइम में आपको किस प्रकार से फील हो? जब लेटर आया होगा सबसे पहले रिसीव आपका घर में कौन किया ज्वाइनिंग लेटर जो बाई पोस्ट आया था? ज्वाइनिंग लेटर तो रिसीव हम खुद ही किए थे क्योंकि वहाँ साइन करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो किसको सबसे पहले दिया? सबसे पहले तो हम पापा को दिए थे। पापा को दिए, बहुत बढ़िया बात है क्योंकि आपके लिए आपके गार्जियन ही सबसे प्रमुख हैं। तो सभी विद्यार्थीगण से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि विद्यार्थीगण आप अपने लिए जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपका सक्सेस में कन्वर्ट होगा वो सबसे ज़्यादा जो खुशी लेके आएगा वो आपके गार्जियन के लिए लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत अच्छा से तैयारी करिए। देख सकते हैं इनका जो कहानी है, इनका संघर्ष है, इनका एक और वीडियो अपलोड किया हुआ है जिनमें देख सकते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत लोगों का कमेंट अच्छा आया है। तो इसीलिए अब आज हम इनको लेकर के आए हैं और इनका वीडियो जो बना रहे हैं वो जो आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के केवल बनाए और टोटल जहाँ से स्टार्ट की थी और लास्ट तक ज्वाइनिंग लेटर तक हम करवा दिए। अब इनसे थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इनका ज्वाइनिंग हुआ, कौन सा डिवीजन में और अलॉटमेंट कब हुआ था। तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद उसमें अलॉटमेंट था कि डेट था कि बाद में अलॉटमेंट डेट आया? ज्वाइनिंग लेटर में आपका डिवीजन और किस डेट को ज्वाइन करना है दोनों लिखा हुआ था। अच्छा, पूरा क्लियर लिखा हुआ? डेट लिखा हुआ था उसमें? हाँ, डेट भी लिखा हुआ था कि आप इस डेट के अंदर तक आ जाइए। अच्छा, उस डेट के अंदर तक जाना था। तो आपका जो फाइनली जो डिवीजन अलॉट हुआ था कहाँ था? आसनसोल डिवीजन। आसनसोल डिवीजन। और पोस्टिंग भी आपका आसनसोल स्टेशन में ही है? हाँ, आसनसोल स्टेशन में ही। बहुत बढ़िया है। आज आप बताइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दीजिए ज्वाइनिंग करने के बाद आपका किस प्रकार से एक्सपीरियंस रहा अभी तक? ज्वाइनिंग करने के बाद तो ड्यूटी मतलब जॉब आपका किस प्रकार से लग रहा है अभी जो ड्यूटी कर रही है? कितना देर तक टाइमिंग है और किस प्रकार से टाइम निकाल के अपना स्टडी कर रहे हैं? टाइमिंग तो सभी 8 घंटा ड्यूटी रोस्टर रहता है। ठीक है। उसके अलावा आपको शाम में या फिर रात में जो बोलिए टाइम मिलता है। आप ड्यूटी करती हैं उसके बाद टाइम जो मिलता है उसमें क्या करती है आप? स्टडी में टाइम दे पा रही है या अभी छोड़ दी स्टडी? स्टडी में उतना तो मन नहीं लगता पढ़ने में, लेकिन फिर भी फॉर्म भरे तो उस वजह से पढ़ना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि आगे भी थोड़ा बढ़ना है। जी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग टाइम में जब आरआरबी ग्रुप डी ज्वाइन की आप 2023 में ज्वाइन की है? हाँ, 2023 में। उस समय आपका जो पेमेंट था उस समय स्टार्टिंग पेमेंट कितना मिल रहा था उस टाइम? स्टार्टिंग इन हैंड 30,000 आ जा रहा था। 30 मतलब 30,000। अभी इंक्रीमेंट लगने के बाद मतलब 2 साल लगभग हो गया। हाँ, अभी क्या रहा? 2 साल हुआ तो जैसे रिस्क अलाउंस हम लोग को कुछ बढ़ा है तो अभी 33-34 के आसपास आ जा रहा है। एनपीएस डिडक्ट होने के बाद या ग्रोस? एनपीएस डिडक्ट होने के बाद। डिडक्ट होने के बाद, बहुत अच्छा बात है बहुत। और अभी विद्यार्थीगण पे कमीशन भी लागू होने वाला है, पूरा उसका आ गया है, मंजूरी मिल गया है। तो कहीं ना कहीं जो आप लोग भी देखिए, आप लोग को पे कमीशन आने के बाद किस प्रकार से फील हुआ कि नहीं ज्वाइन कर लिए तो बहुत अच्छा हुआ, अन्यथा बहुत लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। तो खुशी हुआ कि पे कमीशन आ रहा है क्योंकि उसे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 1.5 गुना 2 गुना सैलरी हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर आ रहा है। हाँ। तो सैलरी कहीं ना कहीं 60-70 हज़ार देखने को मिलेगा। एकदम एक
बार ही बोन्स मार देगा। जिस प्रकार से महंगाई भत्ता बढ़ा है और उस प्रकार से जैसे गवर्नमेंट डिसाइड की है, हमारा पे कमीशन डिसाइड की है, उसके अनुसार अब बहुत लोगों में खुशी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। तो आप भी कहीं ना कहीं बढ़िया से प्रिपरेशन करिए और इनके जैसा बन के दिखाइए। फाइनली लास्ट में हम यही जानना चाहेंगे, आप हमारे विद्यार्थीगण, भाई बंधु, मेरी सिस्टर, जितने लोग देख रही है, आपको बहुत लोग फॉलो करती है हमारे वीडियो के माध्यम से, तो आप उनको एक मैसेज दीजिए, एक प्रेरणा के रूप में क्या देना चाहेंगे, ताकि जो भी लोग प्रिपरेशन में लगे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिपरेशन कर रही है, उनको थोड़ा अच्छा लगे, उनको एक मोटिवेशन मिले। आप एक इस वीडियो के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा दीजिए एक मैसेज जो उनके लिए लाभदायक हो। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि जो भी पढ़ रहे हैं वो अधिक एग्ज़ाम में फेल भी होते हैं या फिर मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना बना के रखना है और एग्ज़ाम देते रहना है कंटिन्यू। कोई एग्ज़ाम में आपका ज़रूर क्वालिफाई होइएगा और ये सोच के भी एग्ज़ाम देना है कि 8वां पे कमीशन आ रहा है, सैलरी तो ज़्यादा रहेगा ही। बहुत बढ़िया बात, सैलरी तो एकदम बढ़िया। हाँ, चाहे वो ग्रुप डी का ही फॉर्म क्यों ना हो, भरना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, एकदम पक्का, जो भी रूल होता है एकदम 100% वो सोच समझ के लागू करती है जी। तो ठीक है, बहुत बढ़िया लगा इनसे बात करके। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करते हैं। बहुत सारी हमारे स्टूडेंट, जिसमें विद्यार्थीगण में हमारे बॉयज़ भी हैं और छात्रा मतलब लड़की लोग भी हमारे वीडियो को देखा करती है, अक्सर क्वेश्चन पूछती है कि सर लड़की लोग को थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होता है सर, किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप लड़की लोग के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यदि आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो अभी आपके घर पे सबके पास मोबाइल होगा ही। आप यूट्यूब में अच्छे से अच्छे टीचर हैं, आप वहाँ से अच्छा कंटेंट जमा कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। और आप टेस्ट सीरीज़ भी आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन, मतलब आप घर बैठ के भी अच्छा से तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, या फिर बहुत सारा ऑनलाइन ऐप है, टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। मतलब पढ़ने के लिए इच्छा होना जरूरी है। हाँ, इच्छा होनी जरूरी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सेशन में जुड़ने के लिए। तो विद्यार्थीगण, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए एनर्जी, नए वीडियो और नए सेशन के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।